हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस का पोर्शन, और ईवीएस में ही हम कर रहे हैं साथ में पेडागोजी भी। और चलिए हम कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पेपर में, वही हम करवा रहे हैं। इनकी के साथ आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है कि मैं एक गांव में हूँ। भारी बारिश यहाँ का सामान्यतः विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घरों को बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट अर्थात 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाया है। ये घर भीतर से लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए। तो हमें बताना है इस तरह के घर कहाँ होते हैं जहाँ बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं और यहाँ पर भारी बारिश होती है और इनकी छतें जो होती हैं ढालू होती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर से बनाए जाते हैं और ईंटों से बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी इस तरह के घर नहीं होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी भारी बारिश नहीं होती है। वहाँ ढालू छत के घर मिलते हैं, बट पत्थर वाले नहीं होते हैं। और आंध्र प्रदेश में तो इस तरह के घर होते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा भारी बारिश होती है असम में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, असम, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं और यहाँ बांस की लकड़ियों पर ही घर बनते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2, देख लेते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव कौन सा है, हमें ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। कुंभ में, खर्ची उत्सव, समक्का सरलम्मा जात्रा, या डी गंगा जी मेला। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आदिवासी दक्षिण भारत में मेला बताते हैं अपना लगता है वहाँ पर, तो वो होता है समक्का सरलम्मा जात्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, समक्का सरलम्मा जात्रा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3, देख लेते हैं 3 में क्या है। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी, जो भारत के जो बहुत सारे शहर हैं उनमें अभी भी क्या होता है, जो घरों से जो शौचालयों से पानी निकलता है उसको कैसे साफ़ किया जाता है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन दे रखे हैं। मशीनों द्वारा साफ़ किया जाता है, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, या ऑप्शन सी सबसे अच्छी सुविधा है, डी निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मैला ढोने वालों के द्वारा हाथों से ही सफाई की जाती है। भारत में अभी भी मशीनों का यूज़ बहुत कम होता है, तो ये सोचने वाला चिंता का विषय है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4, पोचमपल्ली नाम है। पोचमपल्ली किसका नाम है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं। लोकचित्र कला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। ऑप्शन सी बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन या शॉल बनाया जाता है। ऑप्शन डी प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साड़ियों का जो एक क्या है, पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। और ये कहाँ पर बनाई जाती है, ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं हमारी कहाँ पर, ये तेलंगाना में बनाई जाती हैं साड़ियाँ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। बी वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे से गांव से हैं, उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। ऑप्शन डी मेडिकल ऑफिसर हैं जो रोगियों को दवा देती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी गलत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और वहीदा जो हैं प्रिज्म के एक छोटे से गांव से हैं, उनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। कौन सी वाराणसी में जो कढ़ाई प्रसिद्ध है वह कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। जरदोजी, तोड़ा, फुलकारी या कांथा। तो वाराणसी में जो कढ़ाई प्रसिद्ध है वो कौन सी है, जरदोजी। और जरदोजी जो होती है कढ़ाई वो कैसे हो जाती है, महीन कढ़ाई होती है। और इसमें पहले प्राचीन टाइम में क्या होता था, सोने और चांदी के तारों से इसको किया जाता, पर आजकल जो है इसकी नकली कॉपियाँ आ गई हैं, तो नकली धागे से इसको बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे।
अंतरिक्ष यात्रा करते हैं तो उसमें कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, इसमें से कौन सा उपकरण यूज होता है, देख लेते हैं। सैटेलाइट या उपग्रह। सैटेलाइट उपग्रह प्रयोग नहीं होते हैं। ऑप्शन बी रॉकेट, वायुयान या उल्कापिंड। उल्कापिंड तो आकाश में घूमने वाले पिंड होते हैं। वायुयान वैसे नॉर्मल यात्रा करने के लिए होते हैं, यह ऊपर लेयर में नहीं जाते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए हम क्या करेंगे, रॉकेट का ही यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, गाँव के जो लोग हैं वे शहरों और कस्बों की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं, क्यों होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए, बेहतर गुणवत्ता की वायु और स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। ऑप्शन सी बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। ऑप्शन डी बेहतर गुणवत्ता का जल और सामाजिक नियमों के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। लोगों को रोजगार मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए लोग क्या करते हैं, गाँव से शहरों की तरफ स्थानांतरित होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9 में है, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पुराने हैं, पानी भरने वाले जो पानी भरने के लिए उपयोग होते थे, अब वे सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने और नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। कुएं में पानी क्यों सूखा है, यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं, उन पर आप विचार करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि सभी के घरों में टोटियाँ लगी हुई हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, लोग विद्युत मोटर द्वारा जल खींचना पसंद करते हैं। तो जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो भी सही नहीं है, क्योंकि सभी के घरों में टोंटियाँ नहीं लगी हुई हैं, ये बात तो सही नहीं है। लोग विद्युत मोटर द्वारा भूमि का जल खींचना पसंद करते हैं, हाथ से भरना कम पसंद करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ कर दिया गया है, ये बात भी सही है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पर नहीं है, क्योंकि झील तालाब जो है ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं बचे हैं। उन स्थानों पर ऊंचे ऊंचे भवनें देखे जा सकते हैं, इमारतें बन गई हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बी, सी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी, सी और डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाए, जिसका नाम है। तो विश्व में जो योग राजधानी कहलाती है उसको क्या बोलते हैं, जगह का नाम देख लेते हैं। रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश या गैंगटॉक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश को योग राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। घर में बच्चों से धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका के सबसे उपयुक्त कारण है। इसके क्या सबसे उपयुक्त कारण है, ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों से कि धीरे धीरे खाओ, चबा कर खाओ अच्छी तरह से। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिए हुए हैं। वे कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल डी राइट हो जाएगा। उनके भोजन का जो पाचन है वो सही ढंग से हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो चबा चबा कर खाएंगे तो उनका पाचन अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है। आपने देखे होंगे अब आसपास इतने हाईवे बन गए हैं जिनमें 6 से अधिक मार्ग होते हैं, आने की लाइन अलग होती हैं, जाने की लाइनें अलग होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका। ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु मार्ग, एक्सप्रेस वे या जल मार्ग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे में 6 पथ होते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित पहेली का हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है। सिर पर उसके ताज है और वह नाच दिखाता है और उसके पंख जो हैं बहुत सुंदर हैं और पंखों पर वह नाच करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तोता, फाख्ता, बत्तख या सुरखाव। ऑप्शन डी में दिया हुआ है मोर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किसके पंख सबसे सुंदर होते हैं, यहाँ पर मोर की बात हो रही है। मोर के पंख सुंदर होते हैं और उसके सिर पर जो होती है कलगी भी होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14 के बारे में बात हो रही है। दमन व दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। दमन दीप की क्या लोकप्रिय शिल्पकारी है उसके बारे में देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। बांस की शिल्पकारी, बरली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, ऑप्शन डी कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 15,
विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऑप्शन सी, मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ऑप्शन डी, ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इनकी आवश्यकता जो होती है मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म मात्रा में होती है, इसलिए इसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। जैसे कि क्या क्या होते हैं, पोटेशियम हो गया, और हो जाता है हमारा क्या, मैग्नीशियम हो जाता है, खनिज लवण है। तो ये इनकी मात्रा क्या होती है, शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म कहा जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। देख लेते हैं 16 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। अंतः अनुशासनिक विषय है, इसके बारे में देख लेते हैं ऑप्शन। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। ऑप्शन डी, यह जैविक और जीवोत्तर घटक के मध्य पारस्परिक आश्रितता एवं अंतःक्रिया वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ई में दिया हुआ है, यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय की पूर्व तैयारी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ए, बी, सी यहाँ पर सही है। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों का ज्ञान को एकीकृत करता है। यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। तो ये आंसर हो जाएगा राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। पर्यावरण में थीम आधारित पद्धति जो होती है, जैसे लाई गई है, जैसे एनिमल्स को पढ़ा रहे हैं या प्लांट्स को पढ़ा रहे हैं या हम भोजन को पढ़ा रहे हैं, तो वो थीम आधारित होता है। तो वो किस में सहायक होती है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। सभी प्रतियों एवं विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, सी, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में जो है थीम आधारित पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। सतत और समग्र मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए आकलन है। ऑप्शन सी, यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये बात तो सही है, जो पहला ऑप्शन है वो गलत है और बी भी गलत है। यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है। जी हाँ, सतत और समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है कि सीखे गए, जो सीखा है उसके बजाय सीखने के लिए आकलन है, कि हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उसका आकलन है। और यह सीखने के रचनात्मक अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। यह रचनात्मक अवसर उपलब्ध कराता है और ये सीखे गए की बजाय सीखने के लिए आकलन है, कि हम क्या सीख रहे हैं और किस प्रकार से सीख रहे हैं उसका आकलन किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20। ईबीएस में क्वेश्चन नंबर 19। ईबीएस में सीसीई का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सीसीई का अर्थ क्या होता है। सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम से राइट। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं सीसीई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, ये पर्यावरण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन बी, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये बात तो एकदम करेक्ट है। परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन की स्थितियाँ बनाना, ये बात भी सही है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे परिवेश से ज़्यादा सीखें, खुद से अंतःक्रिया करके सीखें। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, ये भी पर्यावरण के उद्देश्य हैं। और ऑप्शन जो ए दिया हुआ है
पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। तो प्रत्यक्ष जानकारी पर्यावरण के बारे में मिल जाए ये तो बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी स्थितियों से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ही ज्ञान दिया जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन बी, सी और डी हो जाएंगे। देख लेते हैं बी, सी, डी किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं बी, सी और डी, जो तीनों पॉइंट क्लियर हैं वो हैं बी, सी और डी, ये करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं को ज्ञान अर्जन की स्थिति बनाना और पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, ये हो जाएंगे तीनों ऑप्शन सही। यदि आरोही क्रम में ए, बी, सी 3 प्राकृत संख्याएं हैं तो सी ऑप्शन पहला दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर के, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्मॉलर होगा बी स्क्वायर के। ये ऑप्शन थर्ड में देख लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर के। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर होगा बी के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। पहले मान लेते हैं 3 प्राकृत संख्या दी हुई है हमें, तो यहाँ पर क्या होगा, हम ले लेते हैं इन संख्याओं के बराबर कुछ मान लेते हैं। ए इजिकल टू कितना लेते हैं 2, हम कोई डिजिट यहाँ पर मान लेते हैं, तो हम यहाँ पहला डिजिट ले रहे हैं 2। बी इजिकल टू हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 और सी इजिकल टू हमने माना हुआ है यहाँ पर 4, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको पुट करके देखते हैं वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला इससे वेरीफाई हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं ए स्क्वायर पहले कह रहे हैं कि जो तीसरी संख्या है उसका वर्ग, जो थ्योरम होती है वो होती है कि तीसरी संख्या का वर्ग माइनस पहली संख्या के वर्ग, दोनों का अंतर, और क्या होगा, ये हो जाएगा बड़ा किससे, जो दूसरी संख्या है बी, इसका वर्ग और माइनस ए स्क्वायर का वर्ग, और ये दोनों की वैल्यू जो आती है वो बी से बड़ी आती है। तो चलिए हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, सी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 3। 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा हो जाता है 4, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है कि जो हमारा दूसरी संख्या है तो वो से पहली संख्या और अंतिम की जो संख्या है तीसरी संख्या, उन दोनों के वर्ग का अंतर दूसरी संख्या से बड़ा आया है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा। और ये किस थ्योरम में जाके प्रूव हो रहा है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, दिया हुआ है 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह बराबर है किसके बराबर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं देख लेते हैं और चलिए कोड करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं अपने। जनसंख्या कितनी है 30.30 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है कितना, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, 10 लाख। और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है 30.30 मिलियन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको मिलियन में कितना होता है लाख, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 10 लाख से। ठीक है, ये हो गया। हम इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको हम करते हैं सोल्व। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 0 हो जाता है। तो ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कितने 0 बचते हैं, 2 3 4 5 0 आते हैं। तो हमारा जो नंबर आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा 303, और यहाँ पर आ जाएंगे कितने 50। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर देख लेते हैं किस में आ रहे हैं। यहाँ पर 4 0 आ रहे हैं, यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd राइट हो जाएगा। 3rd वाला जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको इसी तरह लिखना है, बस इतने सिंपल से ही क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, सीटेट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 और 9 ये होती है। ठीक है, तो कितनी हो गई 99,999। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर क्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
6 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बतानी है यहाँ पर भी। इसको नोट कर लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी? ये हो गई, ठीक है। ये आई है कितनी? 1 लाख। चलिए तो अब इसको कर लेते हैं क्या, सबसे बड़ी संख्या जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और छोटी संख्या को इससे माइनस कर देंगे हम, इसको इससे माइनस करेंगे। यहाँ पर 0 है और यहाँ 9 है, इसको माइनस कैसे करते हैं? यहाँ से जो जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ पर कैरी ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा पर यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है 10, 10 से 9 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ कितना बचेगा? 9, 9 से 9 जाएगा 0, ऐसा सेम जाएगा यहाँ पर सब, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में नहीं लिखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं क्या 1 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 9, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है क्या 4, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 7। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, यदि उनमें से एक संख्या x है और दूसरी संख्या की दुगनी हो तब समीकरण क्या होगी? एक संख्या दे रखी है क्या, माना संख्या क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है एक जो दी हुई है वो है x, और दूसरी की ये 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या देख लेते हैं यहाँ पर, दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पर xy2। अब आपको लग रहा होगा ये xy2 कैसे आ जाएगी? पहली संख्या जो है x है और हमारी दूसरी की 2 गुनी है, मतलब अगर हम इसको 2 गुना कर लेते हैं और हमारी दूसरी संख्या क्या है? ये xy2 है, तो यहाँ पर ये करते हैं तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? ये x ही आ जाएगी। तो इससे हो जाएगा प्रूफ कि ये जो x है इसका दूसरी वाली संख्या का दुगुना है, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आपको मैंने रफली समझाया है, तो इसको हटा देंगे आप, ठीक है। दूसरी संख्या हो गई xy2। अब हमें क्या करना है, तब समीकरण क्या होगी? समीकरण बतानी है, तो हमें समीकरण बनानी है, तो समीकरण बनेगी कैसे? x प्लस दूसरी संख्या xy2 और इजिकल टू क्या? 63। और इसको समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस x अपॉन 2 इजिकल टू कितना हुआ? 63। अब क्या होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और इसको लिखेंगे हम 2x प्लस x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 63 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? ये जो वैल्यू है इधर से, और x कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 2x और x, ये हो जाएगा कितना? 3x और इजिकल टू कितना? 126। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 126, और ये इसके अपॉन में चला जाएगा 3। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो x इजिकल टू क्या आ जाता है? 42, ठीक है। अब कह रहे हैं x इजिकल टू 42 है, तो अब हमें क्या करना है? हमें इसकी बनानी है क्या? इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? आंसर वैसे यही आ जाएगा। तो हम कौन से इक्वेशन में जाकर सॉल्व कर सकते हैं इसको? जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, उससे ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इसमें पुट करके दिखाती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 है ये, चलिए ये वैल्यू हम करते हैं ऑप्शन नंबर 2 में पुट। ऑप्शन नंबर 2 से भी देख लेते हैं, 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगी? x अपॉन 63 माइनस एक्स इजिकल टू 2। इसको सोल्व करके देखते हैं, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 63 2 जा कितना हो जाएगा? 126, और यहाँ पर 2 की माइनस ऐसे कैसे, और 2 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2x। माइनस वाला पोर्शन इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x प्लस की कितना हो जाएगा? 2x और इजिकल टू कितना हो जाएगा? 126, ठीक है। तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 126, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 126 अपॉन 3, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 42। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारी 42। तो जो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा ये एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। दोनों जगह से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 42 और 42। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 32 है, एक संख्या -36 है,
तो दूसरी संख्या होगी, क्या होगी दूसरी संख्या? ऑप्शन देख लेते हैं, -68, 68, -4 या +4। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 32 है, तो संख्या का क्या करते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं। माना संख्या जो हमने मानी है वो संख्या हमारे पास क्या है? x। एक संख्या हमने मान ली x है, और दूसरी संख्या क्या है? उनमें से एक संख्या उन्हें दी हुई है। एक संख्या हमारे पास है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर कितना? -36। अब कह रहे हैं उनका योगफल कितना है? 32 है। तो इन दोनों का योगफल x प्लस -36, हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया है और इनका योगफल कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं सोल्व। क्या हो जाएगा? x इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और माइनस का जो 36 है वो इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे। यहाँ पर आएगा इक्वल 32 ऐसे का ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है, माइनस का 36 इधर इक्वल से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना? 2 और 6 हो जाता है 8, 3 3 हो जाएगा 6। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी दूसरी संख्या, ये आ जाएगी 68, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हो जाएगा राइट। इतने इजी और इस तरह के सवाल सीटेट में आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा आता है। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट स्टडी ऑफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्टडी के लिए किन चीज़ों पर जोर देती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बी मदर टंग, इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ट्राइबल एंड माइनर लैंग्वेजेस। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग। ऑप्शन डी में दिया हुआ है मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मदर टंग एंड होम लैंग्वेज। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस चीज़ पर जोर देती है? वो देती है कि जो बच्चे को शिक्षा दी जाए वो उसको होम लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, और जो कोई क्लासिक भाषा हो उसी में दी जाए, और साथ में एक उससे विदेशी भाषा भी सिखाई जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन नंबर है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ए चिल्ड्रन ऑफ 8 years फ्रॉम बिहार मूव्स टू मुंबई along with her parents and she learns Hindi, Sanskrit, English in school and learned the language of Marathi very well for her neighborhood and her friends in school. What would you describe the learning of Marathi? एक बच्चा जो है बिहार से आया है मुंबई, और वहाँ पर वह इंग्लिश हिंदी के साथ साथ क्या सीख गया है? वो साथ में सीख गया है मराठी भाषा, और बहुत अच्छे से सीख गया है। तो जैसे उसने मराठी भाषा सीखी है तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको क्या कहेंगे? मराठी भाषा सीखी है उसने अपने पास पड़ोस से, अपने नेबरहुड से। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, लैंग्वेज एक्यूमशंस, लैंग्वेज लर्निंग, स्कैफोल्डिंग या इनपुट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज एक्यूमशंस, मतलब भाषा का अर्जन। यहाँ पर बच्चे ने भाषा को अर्जन किया है, उसने कहीं क्लासेस में जाकर या पर्टिकुलर किसी विशेष इंस्टीट्यूशन में जाकर नहीं सीखा है, उसने अपने आसपास के बच्चों से उसका अर्जन किया है, उसको अधिग्रहण किया है। तो इसको भाषा अर्जन बोलते हैं, लैंग्वेज एक्यूमशंस बोलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। वाइल रीडिंग ए टेक्स्ट ए लर्नर गेट सम प्रॉम्प्ट्स दैट सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, व्हाट इज नोन एज। एक बच्चा क्या कर रहा है? एक टेक्स्ट को लर्न कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको क्या करते हैं? कुछ प्रॉम्प्ट मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है उससे? मीनिंग मेकिंग प्रोसेस जो हो रही है, उसकी शब्दार्थ बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर स्कीमिंग बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं, या सिमेटिक क्यूज बोलते हैं, या फॉर्मूलिक क्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। वो बोला जाता है सिमेंटिक क्यूज, मतलब शब्दार्थ संकेत। शब्दार्थ संकेत मिलते हैं बच्चे को, थोड़े से शब्दों के कुछ संकेत मिल जाते हैं तो वो जल्दी से मीनिंग मेकिंग प्रोसेस कर लेता है, शब्दों का अर्थ बना लेता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्विंग गेटिंग द मेन आइडियाज़, प्रेडिक्टिंग, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेज एंड समराइजिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस, लिसनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस या इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। मतलब बच्चा क्या कर रहा है? चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहा है, समराइज कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है। तो ये चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? शब्द सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। ये दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस होती है, एक होती है बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है? बच्चा सूक्ष्म शब्दों से बड़े शब्द सीख लेता है, और यहाँ पर टॉप डाउन शब्द में जो होता है इसमें होता है शब्द दर शब्द सीख लेता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आर कैटेगराइज्ड एज। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, कंटेंट वर्ड, फंक्शन वर्ड, पैसिव वोकैब,
या एक्टिव वोकेबलरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंटेंट वर्ड। ये सब क्या होते हैं, ये कंटेंट वर्ड में आते हैं। और कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं, इसको विषय वस्तु बोले जाते हैं। विषय वस्तु वाले जो शब्द होते हैं ये उसके अंतर्गत आते हैं, जो हम विषय वस्तु पढ़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज। अगर हम भाषा का क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं और लिमिटेड उसमें लिमिटेड चीज़ों में उसको अप्लाई कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, और सी में आता है ग्रामर ट्रांसलेशन प्रोसेस, और डी में आता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर, डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसको बोलते हैं घोषणात्मक जानकारी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स इन नेचुरल लैंग्वेजेस। अगर हम कोई प्राकृतिक भाषा सीख रहे हैं, कोई भाषा हम सीख रहे हैं और उसका जो हम क्या कर रहे हैं सीखने के लिए जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें जो पाठ्य सामग्री है वहाँ से। तो इसका जो देख लेते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं क्या है, ए कॉन्ट्रीब्यूटेड टेक्स्ट, ए लिटरेरी वर्क, या ए टेक्स्ट डेवलप बाई टेक्स्ट बुक राइटर, या एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो किसी के राइटर के द्वारा नहीं दी हुई है, लिटरेरी वर्क नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। ऑथेंटिक टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रमाणिक पाठ होता है। जो हमें कोई सामग्री कहाँ से मिलती है, पाठ्य सामग्री जो हमें पाठ से मिलती है वो ऑथेंटिक टेक्स्ट में आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। लैंग्वेज असेसमेंट के बारे में कौन सा सही है, भाषा आकलन के बारे में कौन सा सही है। अचीवमेंट ऑफ लर्नर, ये है जो सीखते हैं, अधिगमकर्ता की अचीवमेंट होती है। असेसिंग ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर्स होती है। असेसिंग ऑफ लैंग्वेज प्रोफेंसी ऑफ लर्नर्स होती है। टू फाइंड वाट लर्नर्स टू नॉट नाउ, जो लर्नर नहीं जानते हैं वो उसके बारे में जानते हैं, क्या है चीज़ है क्या नहीं है, ये वो होता है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है राइट। असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफेंसी ऑफ लर्नर, ये होती है भाषा सीखने की दक्षता का आकलन होता है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। भाषा अधिगम की जो क्लास होती है उसमें एरर बतानी है, यहाँ पर त्रुटि किसके लिए है और कौन सा कथन इसके बारे में सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एरर्स आर लर्निंग एरिया एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड टीचर। जो बच्चा अगर भाषा सीखने में कोई एरर होती है तो वो टीचर और बच्चे दोनों के लिए होती है। एरर आर टू बी करेक्ट देन एंड देयर एज लर्नर यूज लैंग्वेज। एरर को सही कर देना चाहिए जो लर्नर सीख रहा है। एरर आर लर्निंग एरियाज फॉर द टीचर ओनली, केवल टीचर के लिए होती हैं ये त्रुटियाँ। डी में दिया हुआ है एरर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इंटरफ्रेंसेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज। जो पहली लैंग्वेज होती है दूसरी लैंग्वेज के लिए इंटरफ्रेंसेस का काम करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर भाषा सीखते समय अधिगम में कोई त्रुटियाँ आ रही हैं तो वो किस चीज़ के लिए होती है। एरर आर लर्निंग एरियाज़, लर्निंग एरियाज़ में अगर कोई भाषा सीखने के क्षेत्र में कोई त्रुटियाँ हमें मिल रही हैं तो वो फीडबैक होता है। किसके लिए होता है, फीडबैक होता है लर्नर के लिए और टीचर दोनों के लिए, बच्चे और अध्यापक दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में देख लेते हैं। ए लैंग्वेज टीचर अलोंग विद हर सोशल साइंस गिव्स एन असाइनमेंट ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एक जो टीचर है सोशल साइंस का वो क्या कर रहा है, कल्चर डाइवर्सिटी मतलब जो संस्कृति विविधता है उसके बारे में वो एक असाइनमेंट बच्चों को दे रहा है। लर्नर्स आर टू कंसल्ट सोशल साइंस बुक्स एंड अदर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द हिस्ट्री जोग्राफी कल्चर एंड पॉलिटिक्स टू राइट ए रिपोर्ट एंड डेवलप ए पोस्टर ऑन द थीम। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं लर्नर जो कर रहे हैं क्या कंसल्ट कर रहे हैं, सोशल साइंस की बुक्स ले रहे हैं, अदर डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, हिस्ट्री की बुक से ले रहे हैं, जोग्राफी कल्चर की जो बुक है उससे ले रहे हैं, पॉलिटिक्स की जो बुक है उनसे ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कुछ पोस्टर बना रहे हैं उस थीम के ऊपर। व्हाट वुड दिस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कॉल्ड। ये प्रोसेस जो है लैंग्वेज लर्निंग की क्या कहला रही है, भाषा सीखने की ये कौन सी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस कहलाती है ये। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। लैंग्वेज इन सोशल साइंस, बी सोशल साइंस असाइनमेंट हो जाएगा ये। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम हो जाएगा। लैंग्वेज
राइटिंग डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। संपूर्ण पाठ्यक्रम से भाषा का अधिग्रहण किया जा रहा है, भाषा सीखी जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। इंग्लिश के और क्वेश्चंस के साथ मैं आपके लिए आने वाली हूँ। मैं सीटेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।